उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये एक तरह से एक्सेप्शंस हैं। थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में कि एक्सेप्शंस कैसे हैं। उससे पहले इस पॉइंट की बात करें, बड़े ध्यान से मुझे इस बात को सोच के जवाब दीजिएगा कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और उसमें लिखा है कि जी कोई भी पर्सन कंपनी को मॉर्गेज कर भी सकता है और कंपनी भी मॉर्गेज कर सकती है, ये बात लिखी होगी कि नहीं? यानी कंपनी मॉर्गेज पर किसी को कुछ दे भी सकती है और मॉर्गेज पर ले भी सकती है, राइट? इसके रिगार्डिंग भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाएंगे कि नहीं? बताइए, इसके रूल्स और रेगुलेशंस को लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में कंपनी के कितने लोग इसमें सिग्नेटरीज होंगे यानी साइन करेंगे, हु विल साइन, ये लिखा होगा कि नहीं? किसके साइन वैलिड माने जाएंगे, लिखेंगे कि नहीं? किसका अप्रूवल चाहिए, हाँ या ना? माना जाएगा, क्योंकि मॉर्गेज डीड तक जब तैयार होगी तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा। मान लिया जाए जी ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है मॉर्गेज डीड, ठीक बात है कि नहीं? मैंने पैसा लिया या कंपनी ने मेरे पास कुछ गिरवी रख के पैसा लिया, मैं कंपनी से डील कर रहा हूं तो मुझे आर्टिकल्स में क्या चाहिए कि कितने लोग साइन करेंगे इस पर? एमडी, साथ में कंपनी सेक्रेटरी और होल टाइम डायरेक्टर, इन 3 लोगों के साइन है, ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। अगर मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होता तो मुझे क्या मालूम नहीं होता कि इसमें कितने साइन होने चाहिए कम से कम? बोलिए यस, लेकिन मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा ही नहीं। क्या रिटर्न में सबूत आ सकता है या नहीं? है बाद में हम चीज को बोल सकते हैं कि ये देखो मॉर्गेज में तो सिर्फ 2 बंदों के साइन है, हम इसे वैलिड नहीं मानते क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ने तो साइन किए ही नहीं। और आप देखो चल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में साफ लिखा है कोई भी मॉर्गेज डीड होगी उसके रेगुलेशंस में यह बात तय कर ली जाएगी कि 3 लोग साइन करेंगे। तो अब जो हमारे हाथ में ये मॉर्गेज डीड आई, पता लगा इसमें तो 2 लोगों के ही साइन हैं। क्या मैं अगर चाहता, जिसने कंपनी से डील किया है, क्या अगर मैं चाहता तो मैं इसको चेक नहीं कर सकता था? इस चीज को चेक करना बहुत आसान था, ठीक बात है कि नहीं? इस चीज को चेक करना बहुत ज्यादा आसान था कि आर्टिकल्स देखता, इसके प्रोविजंस देखता और अपनी मॉर्गेज डीड में बोलता 3 लोगों के साइन चाहिए थे इसमें, तो आपने 2 लोगों के साइन किए, मैं नहीं मानता, हाँ या ना? ठीक बात है कि नहीं? तो किसी भी चीज का अगर रिटन प्रूफ मिल जाए मुझे, कोई भी ऐसी चीज जो कि रिटन में हो, ऐसे केसेस में क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी। जहां भी चीज रिटन में हो उसे आर्टिकल से अगर एसोसिएट किया जा सके, इसका मतलब कंपनी बाइंडिंग नहीं है। इज इट क्लियर? ये चीज सेम मॉर्गेज की जगह शेयर सर्टिफिकेट अगर होती, फिर बताइए क्या होता? मॉर्गेज की जगह अगर ये शेयर सर्टिफिकेट होती तो क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते या नहीं? और शेयर सर्टिफिकेट भी मुझे कोई रिटर्न मिलता कि नहीं? यस। इसका मतलब यह कि शेयर सर्टिफिकेट पर लिखे गए कितने लोगों के हैं, यह भी मैं आर्टिकल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से मैच कर सकता हूं।
तो जिस चीज को मैच आसानी से किया जा सके, आप मान के चलना कि अगर आप वो शेयर सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो ये आपकी ही गलती है, आपको ही उसे मैच करना चाहिए था, राइट? इसको बना दो। तो रिटन प्रूफ का मतलब कि ये चीज राइटिंग में है, मॉर्गेज डीड या नहीं? आर्टिकल्स में तो राइटिंग में है ही। जब मॉर्गेज डीड मेरे पास आएगी साइन होके, मॉर्गेज डीड का वो मुझे देंगे कि नहीं? इस पे कितने लोगों के साइन है? 2 के। जबकि आर्टिकल्स के हिसाब से कितना होना चाहिए? 3। क्या मैं ये 3 साइन होने चाहिए इस बात का पता लगा सकता हूं कि नहीं? यस। इसका मतलब गलती मेरी है, कंपनी इसके लिए लायबल नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट मुझे इशू करना था, इन्होंने एक बंदे का साइन करके भेज दिया, सेक्रेटरी का। क्या मैं लायबल हूं कि नहीं? शेयर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया, देखा कि एक बंदे का साइन है, राइट? और मुझे क्या चेक करना चाहिए कि आर्टिकल्स में क्या लिखा है, कितने लोगों के साइन होने चाहिए कम से कम? पता लगा 3। इसका मतलब ये गलती मेरी है। मैं खुद अगर जाऊं और कहूं जी लो जी इसे ठीक करके दो, अगर वो ठीक करके देंगे तो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसके लिए मेरे हाथ में कोई रिटन प्रूफ नहीं है, मुझे मानना ही पड़ेगा कि कंपनी ने काम खुद ही कर लिया होगा। मुझे इस बारे में मानना पड़ेगा कि कंपनी ने इस काम को खुद कर लिया होगा, क्योंकि इसके लिए कोई रिटर्न में चीज मिलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अगर पास करना है 1 करोड़ से ज्यादा को, तो आर्टिकल्स में लिखा है इसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई जाए और जनरल मीटिंग में पास हो। कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले जो भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, आर्टिकल्स में लिखा है कि इसके लिए किसकी रजामंदी चाहिए? जनरल मीटिंग में पास होने की। यानी जनरल मीटिंग में अगर इसका रेजोल्यूशन पास हुआ तभी ये वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। मिस्टर ए थे एक, मिस्टर ए ने कंपनी को इसी तरह के एक प्रोजेक्ट की बात कही। प्रोजेक्ट था 2 करोड़ रुपए का। मिस्टर ए ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिए थे और वो जानता था कि इसके लिए क्या पास होना जरूरी है? जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन। अब ए और कंपनी, इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात सोची। कंपनी इस प्रोजेक्ट को पास करने से पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगी, यह बात मिस्टर ए सोचेगा कि नहीं? मिस्टर ए सोचेगा कि भाई ये तो इनकी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है। ये क्या है? ये इनके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इन इंटरनल रूल्स को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। क्या मिस्टर ए जाके कंपनी में यह पूछे कि हां जी आपने जनरल मीटिंग करी कि नहीं करी? उसको ये पूछना चाहिए कि नहीं? ये जिम्मेदारी मिस्टर ए की नहीं है। ये प्रिजम्पशन ले ली जाएगी कि अगर कंपनी इस 2 करोड़ के प्रोजेक्ट को पास कर देती है, इसका मतलब ड्यू इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन केयर।
यानी इन ड्यू प्रोसीडिंग्स का, इन जो भी ये प्रोसीडिंग्स हैं इनका ध्यान रखा गया। दैट मीन्स जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास कर लिया गया था। ठीक बात है कि नहीं? जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास कर लिया गया था। इज इट ओके? इस केस में क्या ए के हाथ में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया जिससे वो पता लगा सके कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। तो इस चीज का पता लगाना ए के लिए जरूरी भी नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन आपने यहां देखा कि मॉर्गेज डीड हाथ में आई थी, उस मॉर्गेज डीड पर साइन होने चाहिए इतने लोगों के, उन लोगों के साइन नहीं थे, जिसका पता वो आर्टिकल से लगा सकता था। राइट? तो क्या वो प्रिज्यूम कर ले जी साइन हो ही गए होंगे? जब आपको सामने नजर आ रहे हैं कि साइन नहीं है तो कैसे प्रिजम्पशन ले सकते हो कि साइन हो गए? वहां पर आप ये प्रिजम्पशन नहीं ले सकते थे, क्योंकि आपके सामने करने के लिए डीड भी अवेलेबल थी और आर्टिकल्स भी अवेलेबल थे। लेकिन यहां पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, शेयर सर्टिफिकेट या मॉर्गेज डीड की तरह कुछ मिलेगा? नो। तो यहां पर आप प्रिजम्पशन ले लेंगे कि कंपनी ने अपने आप ये काम कर लिया होगा। इस काम के लिए कंपनी विल बी बाउंड even if no resolution was passed। ठीक बात है कि नहीं? इस काम के लिए कंपनी लायबल होगी। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल इररेगुलरिटी होगी। अगर कंपनी ये काम नहीं करती, क्या कहलाएगा ये? इंटरनल इररेगुलरिटी। जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। ठीक बात है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में मान लिया जाए कि रेजोल्यूशन पास नहीं भी हुआ, तब भी कंपनी इस काम के लिए लायबल मानी जाएगी। लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। दो शर्तें कौन सी? पहली बात यह कि मिस्टर ए ने आर्टिकल्स को पढ़ लिया था। यह बात तो हमने पहले सीख ली। मिस्टर ए ने इस बात को पहले से पढ़ लिया था कि इसके लिए जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि कंपनी ने जनरल मीटिंग में यह पास नहीं किया है। अगर उसे मालूम होता कि कंपनी की जनरल मीटिंग में पास नहीं हुआ तो फिर कंपनी लायबल नहीं होती। कंपनी लायबल कब होगी? अगर मिस्टर ए ने इसका आर्टिकल पढ़ लिया है और ए हैज नो नॉलेज ऑफ irregularity। A has no knowledge of irregularity। Is it clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
समझ आई बात सबको या नहीं? ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वहीं अप्लाई होता है जहां पर जनरल मीटिंग्स के सैंक्शन की बात हो। किसकी बात हो? जनरल मीटिंग्स के सैंक्शन की बात हो। किसकी ड्यूटी है काम करना? डायरेक्टर्स की। और डायरेक्टर्स इस जनरल मीटिंग में जो भी काम करवाना है उसका सैंक्शन लेकर ही आए हैं। यह प्रिजम्पशन कौन लेगा? आउटसाइडर। आउटसाइडर जो है वो क्या प्रिजम्पशन ले लेगा कि भाई जनरल मीटिंग में जरूर इसका फैसला हो गया होगा। तो ये कंडीशंस है दो, कौन सी? पहली बात, एओए इसने पढ़ लिया है, एमओए पढ़ लिया है और ए को इस इर्रेगुलरिटी की नॉलेज नहीं है। मान लिया जाए ए को ये मालूम होता कि अंदर तो कोई जनरल मीटिंग में ये फैसला हुआ ही नहीं, फिर भी वो चुप रहता, ऐसे केस में कंपनी लायबल नहीं होती। या फिर कुछ ऐसा प्रूव हो जाए कि जी उसने तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा ही नहीं था। कुछ ऐसा प्रूव हो जाए कि इसने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो पढ़ा ही नहीं था। अगर ऐसी पोजीशन आएगी तब हम क्या कहेंगे कि इस केस में अब कंपनी लायबल नहीं है। बात समझ आ गई? यह कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यानी इंटरनल प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है दरवाजे के अंदर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन बोल रहे हैं? आउटसाइडर। आउटसाइडर क्या कहता है? जी मैंने तो आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें लिखा है कि जनरल मीटिंग होनी चाहिए और मुझे क्या पता कि आपने की या नहीं की। ठीक बात है कि नहीं? इसलिए अब तो आपको ये काम करना पड़ेगा और इसके लिए कंपनी लायबल मानी जाएगी। कंपनी विल बी बाउंड इवन इफ नो रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। यानी इंटरनल इरेगुलरिटी कोई हुई है। इज इट क्लियर? चले आगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इसका डिफरेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये किसकी बात है? ऐसे सैंक्शंस की जो कि जनरल मीटिंग में लिए जाने थे, ऐसे अप्रूवल्स की जो कि जनरल मीटिंग में होने चाहिए थे। ये सैंक्शन लेगा कौन? डायरेक्टर्स लेंगे। कौन लेगा? डायरेक्टर्स लेंगे। आउटसाइडर ये प्रिज्यूम कर सकता है कि भैया मैंने तो जो काम पढ़ना था पढ़ लिया, मुझे क्या पता अंदर ये काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या हुआ था? हम ये मान रहे थे कि भाई बाहर वाले को तो पढ़ना चाहिए डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स वो पढ़ के आता। आर्टिकल्स में तो हमने साफ लिखा हुआ था कि 2 की जगह 3 लोगों के साइन होने चाहिए और यहां तो 2 लोगों के साइन है। अगर वो कंपेयर कर सकता है किसी भी चीज से तो फिर ऐसे केस में आउटसाइडर लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है। लेकिन अगर वहां पर वो प्रिजम्पशन ले ले कि सैंक्शन हो चुके हैं, इसके लिए कंपनी लायबल है, आउटसाइडर लायबल नहीं है। इज इट क्लियर? मैं इसे बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी भी एक्सेप्शन आ जाएंगी जहां पर कंपनी लायबल नहीं होगी। इसीलिए हमें ये पूरी लाइन जो है आनी चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है? सोच लीजिए दोबारा, क्योंकि एक स्टेप और भी आना है, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड द पावर। कंपनी के एमओए से ही बाहर कोई काम कर दिया कंपनी ने, तो भैया कंपनी लायबल नहीं है। कौन लायबल है? आउटसाइडर। क्यों? क्योंकि उसे एमओए पढ़ के आना चाहिए था। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसमें कंपनी लायबल नहीं होती। इज इट वेरी क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्योंकि एमओए और एओए दोनों क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। प्रिजम्पशन क्या लेंगे कि भैया बाहर वाले लोग ये पढ़कर आए हैं, इसीलिए कंपनी की फेवर में जाता है और आउटसाइडर्स के अगेंस्ट जाता है। अगर पर्सन कोई डील कर रहा है तो हम क्या मानेंगे कि उसके पास ऑलरेडी इसकी नॉलेज है, आर्टिकल्स उसने पढ़ लिए थे, मेमोरेंडम पढ़ लिया था। और अगर उसने नहीं पढ़े तो इसकी इग्नोरेंस का बहाना नहीं बना सकता। ड्यूटी है थर्ड पार्टीज की, क्योंकि कि वो आर्टिकल्स को पढ़े और उसके हिसाब से होने वाले कामों को देखे। अगर कोई मॉर्गेज डीड साइन की गई या शेयर सर्टिफिकेट साइन किया गया
तो उसे चेक करना चाहिए कि इस पर कितने लोगों के साइन रिक्वायर्ड थे, किसके द्वारा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, और एक्चुअली उसके हाथ में जब आया तो उस पर कितने लोगों के साइन थे, तो कंपैरिजन उसे करना चाहिए था, राइट। फिर आते हैं हम अगले पॉइंट पे। यहां पर हमने कंपनी को लायबल नहीं ठहराया, क्या लिखा, कंपनी इज नॉट लायबल। कौन लायबल है, आउटसाइडर्स आर लायबल। ठीक बात है कि नहीं। अल्ट्रा वायर्स द कंपनी किया तो कंपनी वो काम नहीं करेगी। लाइकवाइज यहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसमें भी कौन लायबल है, आउटसाइडर्स, कंपनी लायबल नहीं है। यहां पर हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कौन लायबल है, कंपनी। किन केसेस में, जहां डायरेक्टर्स को सैंक्शन लेने चाहिए थे। आउटसाइडर की क्या ड्यूटी है कि वो सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ ले और इररेगुलरिटी उसे मालूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस केस में लायबल कौन होगा, कंपनी लायबल होगी। इज इट क्लियर। अब कुछ केसेस हम ऐसे करेंगे जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी इसकी एक्सेप्शन। इज इट क्लियर। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा इसकी रीडिंग। अगर इरेगुलरिटी मालूम हो जाती है और हम प्रूव कर देते हैं तो ऐसे केस में कौन लायबल होगा, आउटसाइडर, कंपनी लायबल नहीं होगी। बिल्कुल किया जाएगा। अगर आप कहते हैं जी अल्ट्रा वायर्स एक्ट था, डायरेक्टर्स ने अल्ट्रा वायर्स काम भी कर दिया, अब आउटसाइडर की वैसे तो ड्यूटी है भैया देखें कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में है या नहीं, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में नहीं था इसीलिए कंपनी तो लायबल नहीं होगी। लेकिन डायरेक्टर्स ने अगर कुछ ऐसा काम किया जिससे आउटसाइडर्स को लॉस हो गया फ्रॉड के कारण, तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो सकते हैं। इज इट क्लियर। पढ़ना शुरू करें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को। हां जी बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां तक क्लैरिटी है बिल्कुल या नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तभी एक स्टेप आगे लेंगे हम। अल्ट्रा वायर्स में आउटसाइडर, कंपनी नहीं है क्योंकि बियॉन्ड द पावर काम किया है। यहां पर भी आउटसाइडर को नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो कंपेयर कर पाए तो गलती उसकी, नहीं किया तो कंपनी लायबल नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं, चलिए पढ़ें। इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 65। इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इस वाले नोटिस का क्या इफेक्ट था, पहले तो ये समझें जरा। लिखा है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। यही सीखा था हमने इसमें तो। लेकिन यहां पर लायबल कौन है, आउटसाइडर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लायबल किसको ठहराएगा, कंपनी को। तो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन क्या हो गई, इंडोर मैनेजमेंट। यहां पर आउटसाइडर प्रिजम्पशन नहीं ले सकता, उसे चेक करना चाहिए था, इसीलिए आउटसाइडर लायबल है। इसकी एक्सेप्शन क्या है, यहां पर आउटसाइडर प्रिजम्पशन ले सकता है, इसीलिए कंपनी लायबल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। और ये पहला पॉइंट हमने इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्यों लिखा है, इसका पर्पस ही यही है कि यहां पर हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि आउटसाइडर प्रिजम्पशन नहीं ले सकता कि जी इसमें दो ही के साइन चाहिए होंगे, कंपनी ने सही सिग्नेचर करके भेजे होंगे, ऐसी प्रिजम्पशन वो नहीं ले सकता, उसे चेक करना चाहिए था। इसीलिए इस प्रिजम्पशन के ना ले सकने के कारण कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी।
लेकिन यहां पर आउटसाइडर प्रिजम्पशन ले सकता है कि इंटरनल प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी होगी, इसीलिए लायबल कौन है? कंपनी। एक बार और एक चीज बोलूंगा कि इंटरनल प्रोसीडिंग में ये साइन करने भी तो आते हैं, और इंटरनल प्रोसीडिंग में ये जनरल मीटिंग का सैंक्शन भी आता है। काम तो दोनों ही इंटरनल है या नहीं है? आउटसाइड तो कोई काम नहीं है, लेकिन इसको आप कंपेयर कर सकते हो। रिटन में कोई ऐसी चीज आती है जिसे आप आर्टिकल्स में दिए गए रूल्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहां सैंक्शन को कैसे कंपेयर करोगे? ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए यहां प्रिजम्पशन ले ली जाएगी, राइट? इसका मतलब यह कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के फेवर में नहीं है। किसके फेवर में है? आउटसाइडर के, क्योंकि उसको प्रिजम्पशन लेने की इजाजत दी जा रही है, राइट? चले आगे। पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लिखा है, इट ऑपरेट्स इन द फेवर ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी एंड अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट चलता है और उस पर्सन के फेवर में चलता ही है। इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर प्रॉपरली कंप्लाइड विद। क्या मान लिया जाएगा? कि अंदर के जो काम होने हैं वो पूरी तरह हो चुके हैं। द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन सेफली प्रिज्यूम दैट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग एन एक्ट हैव बीन प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड एंड कंप्लाइड विद। इंटरनल के सारे काम पूरी तरह से हो चुके हैं। 4th पॉइंट, नो नीड टू इंक्वायर इंटरनल प्रोसीडिंग। इंटरनल प्रोसीडिंग को इंक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी दिस मिस्टर ए इज नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क एनीबडी इन द कंपनी के भाई तुमने जनरल मीटिंग में सैंक्शन ले लिया, ऐसा पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आगे चले। इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, जरा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पे। लिखा दस वेयर डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आर एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल्स टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स सब्जेक्ट ओनली टू सर्टेन प्रायर अप्रूवल्स और सैंक्शंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। यानी ऐसे काम जो कर सकते तो हैं कौन? डायरेक्टर और ऑफिसर, लेकिन किसके सैंक्शन के साथ? शेयर होल्डर के सैंक्शन के साथ। The outsiders dealing with the company can assume that को अंडरलाइन करिए। If the directors or other officers are entering into these transactions, they would have obtained। अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वाकई प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने जनरल मीटिंग में सैंक्शन ले लिया है। इज इट ओके? चले आगे। कोरिलेट कर पा रहे हो उससे? बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। When can persons dealing with the company take benefit of doctrine of indoor management? क्या दो रिक्वायरमेंट बताई थी कि इसने आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, हमने यहां खाली आर्टिकल्स की बात की क्योंकि ये पॉइंट आर्टिकल्स का था, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों पढ़ लिए हैं। पहली कंडीशन क्या है? पढ़ते हैं इसे। ओनली इफ these persons have knowledge of internal these persons have knowledge of memorandum of association and articles of association। पॉइंट नंबर 1 उन्होंने पढ़ लिया इसको। पॉइंट नंबर 2, ओनली इफ दे हैव नो नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको ये? अब अगला जो हमारा डिसाइडेड केस लॉ है, पता नहीं कितने सालों से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, हर हाल में आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट इसका पढ़ेंगे हम। The articles of the company stated that the directors of the company could borrow money on behalf of the company if they are authorized by a resolution passed by shareholders in the meeting। लिखा है कि जी आप अगर पैसा बोरो करना चाहते हो ना तो किसका सैंक्शन ले आओ? शेयर होल्डर्स का। आर्टिकल्स में ये बात लिखी थी।
आगे चलते हैं। द डायरेक्टर्स बोरोड मनी फ्रॉम मिस्टर टर्कवान विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम जनरल मीटिंग। Money to the company, assuming that the authorization from shareholders had been taken। कि भाई इन्होंने अगर लोन लिया है, मुझसे अगर इन्होंने लोन ले लिया तो जरूर इन्होंने शेयर होल्डर्स का सैंक्शन ले लिया होगा। इट वॉज हेल्ड दैट मनी बोरोड बाय द डायरेक्टर्स विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स अमाउंटेड टू मियर इंटरनल इरेगुलरिटी एंड दस, लिख लीजिए आगे, एंड दस मिस्टर टर्कवान could recover his लोन, यानी लोन वैलिड माना जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई सबको ये बात? मैं फिर से बोलता हूं कि आप बिगिनिंग से लेके एंड तक का सारा सिस्टम एक बार दिमाग में सेट कर लो फोर्थ पॉइंट करने से पहले, ताकि क्रिस्टल क्लियर रहे। मैं किसी भी हाल में एक्सेप्शंस पर जाना नहीं चाहता, इससे पहले की बातें सारी क्लियर हो। दोबारा रिवाइज कर लीजिए, मैं तब इसे रब करूंगा। एक्सेप्शन आएंगी जहां पर यहां कंपनी को लायबल नहीं ठहराया गया, या ठहराया गया है? यहां पर कंपनी को लायबल ठहराया गया है, आउटसाइडर लायबल नहीं है। आउटसाइडर लायबल नहीं है ना? आउटसाइडर, ये बताइए कि ये इस केस में ये किसके फेवर में जाता है? आउटसाइडर के लायबल के, आउटसाइडर के फेवर में जाता है। आउटसाइडर प्रिजम्पशन ले सकता है। कौन लायबल है? कंपनी लायबल है। अब इसकी एक्सेप्शन करने वाले हैं जहां पर कंपनी लायबल नहीं होगी। इज इट क्लियर? इसे हम यहीं लिखा रहने देंगे और इस पोर्शन में इसकी एक्सेप्शन शुरू करेंगे। तो यहां पर अब कंपनी लायबल थी। इस केस में इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी लायबल थी। हमारे अगले केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। ये है